नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 का अर्थशास्त्र का पाठ 4 भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, जिस प्रकार से जीने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जीने के लिए हमें भोजन की भी आवश्यकता होती है। बच्चों, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य। तो इन सब भोजन की उपलब्धता मतलब भोजन कितनी मात्रा में उसे मिल रहा है और वह जिस व्यक्ति तक पहुंचना है उसे प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। सामर्थ्य मतलब उस भोजन को खरीदने की क्षमता। तो बच्चों, खाद्य सुरक्षा के जो आयाम हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा कार्यवाही पर निर्भर करती है। तो बच्चों, आज मैं तुम्हें खाद्य सुरक्षा के आयाम बताती हूँ। इसमें सबसे पहले है खाद्य उपलब्धता। तो खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य खाद्य उत्पादन या खाद्य आयाम सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्ष के स्टॉक से है। दूसरा है पहुंच। पहुंच का अर्थ खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। तीसरा है सामर्थ्य, अर्थात लोगों के पास भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। तो इस प्रकार से किसी देश में खाद्य सुरक्षा के तभी सुनिश्चित हो सकती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ को खरीदने की क्षमता हो और खाद्य की उपलब्धता में कोई भी बाधा न हो। तो अब बच्चों, आप लोगों को मैं बताती हूँ कि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। बच्चों, समाज का अधिकतर वर्ग हमारे देश में गरीब है, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं होता है। लेकिन इसके साथ साथ ही कभी कभी क्या होता है कि देश में जैसे भूकंप होता है, अकाल होता है, बाढ़ आती है, सुनामी आती है और फसलें खराब हो जाती हैं, तो अकाल इत्यादि की स्थिति आ जाती है, जिससे कि निर्धन लोगों के साथ साथ निर्धनता रेखा के ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो जाते हैं, यानी कि उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार अब बच्चों, किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा किस प्रकार से प्रभावित होती है। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है, जिससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है और खाद्यान्न की कीमतें बढ़ने लग जाती हैं। अगर यह आपदा विस्तृत क्षेत्र में आती है और लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन जाती है। तो बच्चों, जब हमारे देश में 1943 में बंगाल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, उस समय के जबकि जनसंख्या इस समय की अपेक्षा उसमें बहुत कम थी, उस समय 30 लाख लोग मारे गए थे। तो उस समय का ये आंकड़ा यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, जिसमें बंगाल प्रांत में चावल की उपज को दिखाया गया है। इसमें बच्चों, आप सबसे पहले देख रहे हैं वर्ष में सन 1938 में उत्पादन है 85 लाख टन, और जबकि आयात कुछ भी नहीं किया गया है और निर्यात भी नहीं किया गया है। हमारे पास कुल खाद्यान्न उपलब्धता है 85 लाख टन। तो अब इसके बाद का आंकड़ा देख लेते हैं। 1940 में देख लीजिए आप, 1940 में खाद्यान्न उत्पादन 82 लाख टन हुआ है और अब देखिए यहाँ पे 85 से 3 लाख टन उत्पादन कम है, तो हमने आयात करा है। आयात माने विदेश से वस्तुओं को अपने देश में मंगाना और निर्यात मतलब अपने देश में उत्पन्न वस्तुओं को दूसरे देश में भेजना। तो यहाँ पर हमने 1940 में 3 लाख टन खाद्यान्न को आयात करा है और निर्यात कुछ भी नहीं किया है। इस प्रकार से हमारा कुल अब जो उपलब्धता है 85 लाख टन हो गई है। तो 42 में देखिए हमारे पास खाद्यान्न उत्पादन 93 लाख टन हुआ है और हमने आयात नहीं किया है और
हमने निर्यात किया है 1 लाख टन और हमने बचाया है यहाँ पे 92 लाख टन, यानी कि खाद्यान्न उपलब्धता को हमने बढ़ा रखा है। 1943 के आंकड़े देखें, यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन जो है 76 लाख टन है और आयात हमने 3 लाख टन करा है और उपलब्धता हमारे पास 79 लाख टन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 1943 में हमारे पास खाद्यान्न की उपलब्धता बहुत कम है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पे ये चित्र देख रहे हैं कि अकाल की स्थिति में लोग जो हैं वह उनके शरीर बिल्कुल कंकाल के समान हो गए हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, तन ढकने के लिए नहीं है। लोग अकाल की स्थिति में अपने घर बार को छोड़ करके दूसरी जगह कार्य करने के लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अकाल की स्थिति में लोग प्रभावित होते हैं। अब बच्चों, बंगाल जैसे अकाल की स्थिति भारत में पुनः फिर भी कभी नहीं आई है, लेकिन यह चिंता का विषय है। आज भी उड़ीसा, कालाहांडी और काशीपुर जैसे स्थान हैं। ये देखिए फिर से, उड़ीसा, कालाहांडी और काशीपुर जैसे स्थान है जहां पर अकाल जैसी दशाएं अनेकों वर्ष तक बनी हुई हैं, ऐसी सूचना मिली है। यहाँ भूख के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई है और हाल ही में राजस्थान के 12 जिले, झारखंड के पालामू जिले और अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी भूख के कारण काफी लोगों की मृत्यु हुई है। अतः किसी भी देश में खाद्यान्न सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित बने रहे। अब बच्चों, आप लोगों को हम बताते हैं कि खाद्यान्न असुरक्षित कौन लोग हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। बच्चों, भारत में एक बड़ा वर्ग खाद्यान्न एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, यानी कि उनको दिन में एक बार या कभी कभी उनको भूखे भी सोना पड़ता है। तो इसमें ये लोग आते हैं भूमिहीन, जो थोड़ा बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले और निराश्रित और भिखारी लोग। ये और इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्न की दृष्टि से अनेक परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियमित श्रम बाजार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे रहते हैं। जैसे मौसमी कार्य मतलब, जैसे बच्चों आप लोग देखते हो हमारा देश कृषि प्रधान है, तो जब हम कृषि का कार्य करते हैं तो वहाँ पर कृषि के जिसमें बीज बोते हैं और फसल की कटाई करते हैं, उस समय तो हमारे पास इन लोगों के पास काम रहता है और जो बीज का समय होता है इनके पास कार्य की कमी रहती है। तो इस प्रकार से ये उस समय खाद्यान्न खरीदने में असमर्थ होते हैं। तो बच्चों, खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षा की भूमिका निभाते हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और के कुछ वर्गों के और निचली जातियों के लोग हैं जो भूमिहीन हैं और जिनका आधार कमजोर है। तो ये लोग खाद्य सुरक्षा के घेरे में नहीं आते हैं, यानी कि खाद्य असुरक्षित है। तो इस प्रकार से, और इसके अलावा जो लोग प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं, जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है, वो लोग भी खाद्यान्न असुरक्षित हैं। कुपोषण से सबसे अधिक अगर कभी अकाल पड़ता है या प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो उसमें सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं, जो कि गंभीर चिंता का विषय है। तो इस प्रकार से जो अजन्मे बच्चे होते हैं उन पे भी कुपोषण का शिकार वो भी कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे देश में महिलाएं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे खाद्यान्न असुरक्षित हैं। इन्हें सही रूप से संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है। तो बच्चों, अब यहाँ पर देखिए आप, जो हमारे आदिवासी लोग हैं, सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं और जहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं बार बार आती हैं, जैसे बाढ़ आ जाता है, सुनामी आ जाते हैं, बादल फटते हैं। तो इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं जहाँ पे बार बार आती हैं, वहाँ पे भी खाद्यान्न असुरक्षित लोग
ज़्यादा हैं, यानी कि उन्हें खाना सही मात्रा में नहीं मिल पाता। वास्तव में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से ये लोग असुरक्षित हैं और यहाँ पर इनकी सर्वाधिक जनसंख्या है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमें पता चला कि खाद्य असुरक्षित लोग कौन है और इससे ज़्यादा प्रभावित कौन लोग रहते हैं। तो बच्चों, अगर भूखमरी जो है दीर्घ समय तक रहती है तो उस समय स्थिति और भी विकट हो जाती है और मौसमी भूखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित होती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इस प्रकार से अब हम बताते हैं, स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। हमारी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने 1938 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया और कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। बच्चों, इससे पहले पाठ में भी मैं तुम्हें हरित क्रांति के बारे में बता चुकी हूँ। हरित क्रांति का मतलब होता है कि हम मिश्रित फसल उगाएं, अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग करें, उर्वरकों का प्रयोग करें, कीटनाशक और सिंचाई की सुविधाएं के लिए बांध, बिजली की सुविधा और नहर, पंप इत्यादि का प्रयोग करके फसलों को अधिक मात्रा में उपजा सकते हैं। तो उस समय हरित क्रांति को अपनाया गया। तो अब बच्चों, भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए किस प्रकार से करी जाती है? 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति आने के बाद मौसम के विपरीत दिशाओं में भी अकाल नहीं पड़ा। देश में उपजाई जाने वाली विभिन्न फसलों के कारण भारत पिछले दशकों के दौरान खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है, यानी कि अब यहाँ पर हमें बाहर से खाद्यान्न आयात नहीं करना पड़ता है। सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम की स्थितियों के बावजूद या अन्य कारणों के बावजूद भी अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है। इस व्यवस्था के दो घटक हैं, पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब बच्चों, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक यह चार्ट दिख रहा है आप, जिसमें भारत के अनाज के उपज आप देख रहे हैं विभिन्न सनों से। इसमें 1960 से 61 में जो खाद्यान्न है हमारे पास 80 करोड़ टन में है, यहाँ पर करोड़ टन में उत्पन्न हुआ है। अब ऐसे आप आगे को बढ़ते जाएं, यहाँ पर देख लीजिए 2010 से 11 में 245 करोड़ टन उपज है। तो इसी प्रकार से आप आगे इस चार्ट को देख जाएं और 2018-19 में यह 281.37 करोड़ हो गया है, यानी कि खाद्यान्न की उपज हमारे वहाँ बढ़ती जा रही है। जबकि 2015-14 और 15-16 में थोड़ा सा खाद्यान्न का उत्पादन कम हुआ है, लेकिन फिर भी यह खाद्यान्न का उत्पादन इतना कम नहीं हुआ है कि यहाँ पे हम खाद्यान्न असुरक्षित हो सके। तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगी कि बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। अब बच्चों देखो, आपको मैंने अधिशेष उत्पादन इससे पहले वाले लेसन में भी पढ़ाया था, जिसमें किसान अपना खाद्यान्न का उत्पादन करता है और अपने खाने लायक बचा करके शेष अनाज को वह बाजार में बेच देता है। इसी को अधिशेष उत्पादन कहते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों से किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है और किसानों को उसकी फसल के लिए पहले से ही घोषित कीमत दे दी जाती है। इसे न्यूनतम समर्थित मूल्य कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित मूल्य की घोषणा कर देती है, जिससे कि किसान अपनी फसल का उत्पादन कर सके। इसके अलावा बच्चों, जो समाज में गरीब वर्ग हैं तो उनको कम कीमत पर
अनाज का वितरण किया जाता है, जिस कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है उसे निर्गत कीमत कहते हैं। जब यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या को हल करने में मदद मिलता है। अगला पॉइंट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस कहते हैं। यह अधिकांश गांवों, कस्बों, शहरों में राशन की दुकानें होती हैं और जहाँ पे उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है। और यहाँ पर चीनी, खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल और खाद्यान्न इत्यादि के भंडार होते हैं। तो यहाँ पर इन दुकानों में गरीब लोगों को कम कीमत पर वस्तुएं बेची जाती हैं। तो यह जो है यह व्यवस्था वैसे 60 के दशक के दौरान भारत में भारी खाद्य संकट के दौरान से अपनाई गई। बच्चों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है इसमें भारत में राशन की व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल के कारण 1940 के दशक में हुई थी। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्यान्न संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित हुई। तो इस प्रकार से गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य में NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्यान्न संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतःक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, जिसमें सबसे पहला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दूसरा है एकीकृत बाल विकास सेवाएं और तीसरा है काम के बदले अनाज। तो इस प्रकार से समय समय पर सरकार ने अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए हैं। बच्चों, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक आरेख दिखा रही हूँ जिसमें आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ विशेषताएं देखें यहाँ पे। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले है योजनाएं चलाई गई हैं और उसका आरंभिक वर्ष, लक्षित समूह, अद्यतन मात्रा और निर्गत कीमत। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 1992 में जो लक्षित समूह है वो सभी को रखा गया है और जिसमें गेहूं की कीमत 2 रुपया 34 पैसा और चावल की कीमत 2 रुपया 89 पैसा रखा गया है। और दूसरा है इसमें संशोधित सार्वजनिक वितरण 1992 में ही किया गया। इसमें पिछले ब्लॉकों को महत्व दिया गया और इसमें अद्यतन मात्रा जो रखी गई 20 किग्रा खाद्यान्न की रखी गई और गेहूं का मूल्य 2 रुपये 80 पैसे और चावल का मूल्य 3 रुपये 77 पैसे रखी गई। अब है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यह प्रणाली जो है 1997 में लागू की गई। इसमें सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के लिए इस सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि TPDS प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था जब निर्धरों और गैर निर्धरों में विभेद किया गया और अलग अलग कीमतों पे उन्हें सामान उपलब्ध कराया गया। इसमें आप देखिए निर्धन, गैर निर्धन, BPL और APL लोगों में बांटा गया और अद्यतन खाद्य सामग्री 35 किग्रा रखी गई और BPL को गेहूं 4 रुपये 15 पैसे और चावल 5 रुपये 65 पैसे, APL को गेहूं 6 रुपये 10 पैसे और चावल 8 रुपये 30 पैसे के हिसाब से बांटा गया। यानी कि गरीब और थोड़े अमीरों में अंतर रखा गया। इसके बाद है अंत्योदय योजना जो 2002 में अपनाई गई। इसमें निर्धनों में सबसे निर्धन को छांटा गया और इसमें अद्यतन मात्रा रखी गई 35 किग्रा और गेहूं 2 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से और चावल 3 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रखा गया। फिर इसके बाद है अन्नपूर्णा योजना जो 2000 में अपनाई गई है। इसमें दीन वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित किया गया जिसमें 10 किग्रा खाद्यान्न उनमें दिया जाता था और इनको निःशुल्क यह खाद्यान्न दिया जाता है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013, इसमें योग्य परिवारों को
जो मतलब गरीब परिवार हैं उन्हीं को राशन दिया गया, जिसमें 5 किग्रा प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से दिया गया, जिसमें गेहूँ 2 रुपया, चावल 3 रुपया और अनाज 1 रुपया के हिसाब से दिया गया। तो इस प्रकार से ये सारी योजनाएं सरकार ने चलाई और गरीबों को राशन बांटा गया। बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से राशन की राशनिंग करके खाद्यान्न की राशनिंग करके एपीएल और बीपीएल में राशन को बांटा जाता है और इसमें किस प्रकार से वर्गों में विभाजित करके हमने लोगों को राशन सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में पढ़ा। अब बच्चों, अब सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, मैं अभी एक बात आपको बताना भूल गई थी। हमारे देश में इतना ज़्यादा बफर स्टॉक होते हुए भी देश के कुछ हिस्सों में अभी भी भुखमरी की स्थिति है, क्योंकि बफर स्टॉक की देखभाल सही से नहीं की जाती है। वहाँ पे चूहों के हमले होते हैं, अनाज सड़ रहा है और हम उन्हें उन राज्यों तक पहुँचाने में असमर्थ रहते हैं जहाँ पर भुखमरी हो रही है। तो इस प्रकार से बफर स्टॉक के फेलियर भी हैं। तो अब है सरकारी समितियों में खाद्य सुरक्षा की भूमिका। भारत में विशेषकर दक्षिणी पश्चिमी भागों में खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न बिक्री के लिए कम कीमत पर दुकानें खोलती हैं। तो इस प्रकार से जैसे दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्य पर दूध और सब्जियां उपलब्ध करा रही हैं। गुजरात में जो है अमूल एक सफल सहकारी समिति इसका उदाहरण है और इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी। श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन। तो इस प्रकार से इसी प्रकार से महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस यानी कि ADS ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सहकारी संगठनों के नेटवर्क की सहायता की है। ADS गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में भी खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में ADS की कोशिश रंग ला रही है। ADS अनाज बैंक कार्यक्रम को सफल बनाने में एक नए प्रकार की खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में इसको स्वीकृति मिली है। बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि भारत सरकार ने सावधानी पूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की है, जिसके 2 घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त कई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाए गए हैं और जिसमें खाद्य सुरक्षा का घटक भी शामिल है। इसमें कुछ कार्यक्रम हैं, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, अंत्योदय अन्न योजना आदि। खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के अतिरिक्त अनेक सहकारी गैर सहकारी संगठन भी हैं जो इस देश के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। बच्चों, यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।